Good morning, friends. Today I have talked about the drafting classes, which is mandatory for the every advocate. Being an advocate, it is necessary to we learn a drafting. Why need to drafting? Because drafting is expressions of the advocates before the court. If you make a mistake during the drafting, you also mistake your case. You make a blunder in cases. First of all, what is the drafting? Drafting is expression of the act. Let me change the pen because pen is important during classes. Let us start. Friends, I'm not talking about the entertainment classes. Once you think I am entertained and how to teach teach like an entertainer, so it could not be possible because uh, serious issues discuss also serious like a serious matter. If drafting, what is the drafting? Drafting is expression of case. ये इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे ड्राफ्टिंग के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं आप केस को। अगर आपकी ड्राफ्टिंग कमजोर है, लेखन कमजोर है, लेखन आपका कमजोर है, तो कुल मिला के आप कहीं ना कहीं लेक कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने पटिशंस के थ्रू ही कोर्ट्स में अपना रिप्रेजेंटेशन तय करना है। एक मजबूत ड्राफ्टिंग, एक स्ट्रांग ड्राफ्टिंग जो है ये आपको कोर्ट में स्ट्रांग बनाता है और इंप्रेशंस के साथ साथ आप केस को एक्सप्लेन भी स्ट्रांगली कर पाते हैं। तो इस डेमो क्लास में, इस डेमो लेक्चर्स में ड्राफ्टिंग्स को पार्ट वाइज पहले हम समझेंगे कि ड्राफ्टिंग के कितने पार्ट्स होते हैं और एक सूट लिखने के लिए एक सूट्स को कैसे लिखा जाता है, उस चीज को भी हम एक्सप्लेन करेंगे अनदर क्लासेस में। देखिए, ये ड्राफ्टिंग में मैंने लिखा है, ये मेरा पिटीशन ड्राफ्ट किया हुआ है इन द कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट। मींस दैट ये क्या है, ये पर्टिकुलर चीज क्या है? ये पर्टिकुलर चीज है टाइटल। नो नो, ये टाइटल नहीं है। क्या है? ये प्रोनाउंसिएशन है कि केस आपका कहां जा रहा है, किस कोर्ट में जा रहा है, किसके समक्ष जा रहा है। तो ये पहले आप अपने ड्राफ्टिंग में प्रोनाउंसिएट करेंगे कि आप किसके समक्ष आपके पिटीशन प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद से ये क्या है, ये आया मैट्रिमोनियल केस नंबर सच एंड सच। ये लिस्टिंग का एक फॉर्मल प्रोसीजर्स है। फॉर्मल प्रोसीजर इसलिए है कि जो आपका मैटर है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, इसके देखिए नेचर्स अलग, जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, किस नेचर्स के केस हैं। कोर्ट केस में आप देखेंगे क्लाजेज बने हुए हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के लिस्टिंग पर्पज बना हुआ है। क्रिमिनल केस का अलग, सिविल का अलग, रिकवरी का अलग, मैट्रिमोनियल का अलग, डाइवोर्स का अलग, और क्या कहते हैं सक्सेशन का अलग। ऐसे ऐसे क्लाजेस बने हुए हैं। हर कोर्ट में अपना एक लिटरेचर है, उस लिटरेचर के अनुसार क्लाजेज बने हुए हैं, अपना एक उसका इतिहास है, हिस्ट्री है और ड्राफ्टिंग का पैटर्न है। लेकिन मोटा मोटी जो कहा जा सकता है वो एक जैसा ही होता है। अगर एक्सप्लेन करने के लिए मैं दिखाऊं, दो तीन ड्राफ्टिंग में दिखाऊंगा, मोटा मोटी ये प्रोनाउंसिएशन हर कोर्ट्स में सिमिलर होता है, ऐसे ही प्रोनाउंसिएट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, ये तीनों में एस में हो, एच में हो या एल में हो, SHL तीनों में ही सेम प्रोनाउंसिएशन होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स में भी सेम प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं। थोड़ा सा वहां डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं, अपने अपने तरीके के लिटरेचर्स यूज करते हैं, कुछ वो ट्रेडिशंस होते हैं लिटरेचर्स के वहां के यूज करने के लिए, तो वो अलग चीज हो सकती है। लेकिन मोटा मोटी अगर आप इसे भी प्रोनाउंसिएट करते हैं, इस तरीके से भी प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो आपका प्रोनाउंसिएशन किसी भी प्लेस पे गलत नहीं हो सकता है, किसी भी स्थान पे गलत नहीं हो सकता है। नो बडी करेक्ट यू व्हेन यू प्रोनाउंस लाइक दैट। कोई आपको सही करने की कोशिश नहीं करेगा
क्योंकि आप बिल्कुल सही होंगे। अब बात आती है कि क्लासिफिकेशन योर सूट्स का क्लासिफिकेशन होता है। प्रोनाउंसिएशन हो गया, क्लासिफिकेशन करना है कि आपका किस ईयर का सूट है और किस तरीके के क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशंस का पार्ट ये भी है, क्लासिफिकेशंस के पार्ट्स ये भी है, पूरा का पूरा ये क्लासिफिकेशन ही है। अपने सूट्स को क्लासिफाइड करिए, अपने सूट्स को क्लासिफाइड करेंगे। अपने सूट्स को डेकोर करने के लिए, एक अच्छी ड्राफ्टिंग के लिए क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि आप क्या, किस तरीके से, किस कोर्ट्स में किस किस नेचर्स के सूट्स ला रहे हैं, किस टाइप की एप्लीकेशन है, किस टाइप का पटिशन है, वो क्लासिफाइड होना चाहिए। क्लासिफाइड होगा तभी आपका ये पूरा पैटर्न डिक्लेयर होगा। जैसे ये मैट्रिमोनियल केस है, मैंने लिख दिया, ईयर 2026 है, लिख दिया। पिटिशन अंडर सेक्शंस, किस सेक्शंस में है उसको प्रोनाउंसिएट किया, किस कोड में है उसको प्रोनाउंस किया, क्या किस ऑब्जेक्ट के लिए है उस ऑब्जेक्ट को भी हमने प्रोनाउंस कर दिया। तो ये कहने का मतलब है, ये क्लासिफाइड कर दिया कि विच टाइप ऑफ सूट, कहने का मतलब इसको सब्जेक्ट भी कह सकते हैं एक तरीके से। एप्लीकेशंस के मोड में सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन सूट्स में इसको क्लासिफाइड करना पड़ता है, अपने सब्जेक्ट को बताना पड़ता है, स्पेसिफिक ड्राफ्टिंग के लिए आपको दिखाना पड़ता है। ये एक तरीके का मैंडेटरी प्रोविजंस है, ये आप स्किप नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्लासिफिकेशंस में आप डिटेल में भी जा सकते हैं, शॉर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशंस करना जरूरी है। बात आ गई हो समझ में तो आगे बढ़े, कमेंट में भी पेस्ट करेंगे आप अपनी बात को। लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है और बिल्कुल बिना कट के रिकॉर्ड हुआ है। अब अनदर चीज ये है टाइटल, ये टाइटल है। टाइटल क्या है? ये एक फॉर्मल तरीका है लिखने का इन द मैटर ऑफ किन के बीच में है। टाइटल में उनका नेम है, एबीसी, एज है, उनका नाम लिखते हैं, एज लिखते हैं, और ये उनके फादर का नाम, उनकी डिटेल। टाइटल में कहने का मतलब पार्टीज की डिटेल्स होती हैं, वो भी डीप डिटेल्स होती हैं विद द एड्रेस। एड्रेस होगा, उनका एज क्या होगी, ऑक्यूपेशंस भी लिखा जा सकता है, ऑक्यूपेशंस क्या है, और उनका नाम होता है, वो क्यों बिलोंग करते हैं और कहां से बिलोंग करते हैं, उन चीजों को लिखा जाता है। ये एक टाइटल हो गया, फर्स्ट पार्ट। इसमें अगर आपकी पार्टी 1 2 3, तो जितने पार्टीज आप पिटिशनर्स के बनाएंगे उनके सारे के टाइटल्स भी एक्सप्लेन करेंगे। ये वर्सेस, वर्सेस एक शब्द है, किनके बीच होता है। वर्सेस को बनाम कहते हैं हिंदी में, तो बनाम बनाते हैं कि इनके बनाम इनके सूट्स हैं। इसका भी मतलब ये है कि ये इनके विरोध में इन तरीके के आरोप या प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वर्सेस का मतलब यही होता है इनके विरुद्ध इनका, कहने का मतलब यह है, अगर सरल भाषा में कहेंगे अगेंस्ट कह सकते हैं, इसमें विरुद्ध कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कुल मिला जुला के आप कौन किसके विरोध में है इसको समझना जरूरी है। ये पटिशनर्स के बाद, यहां पटिशनर लिखने के बाद जितने पटिशनर्स हो गए उनके बाद कौन कौन इनके विरोध में है, उन चीजों को भी एक्सप्लेन करना जरूरी है। अब आते हैं नीचे, कौन कौन डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट है। रिस्पोंडेंट की संख्या अधिक या कम हो सकती, जैसे पटिशनर की संख्या कम और ज्यादा हो सकती, उसका भी टाइटल लिखेंगे। टाइटल सिमिलर एक्सप्लेन होता है जैसे पटिशनर्स का होता है। अब यहां आप थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हुए आ जाइए, एक बार और सूट्स को डोमिनेट कर दीजिए, बता दीजिए किसके बिहाफ पे कितना पिटीशन से, कौन सा पिटीशन से, एक्सप्लेन कर दीजिए। अब उसके बाद आपके फैक्ट्स आते हैं। क्या आता है? फैक्ट्स। आप फैक्ट लिखना चालू करते हैं, पैरावाइज आपका फैक्ट होगा दैट द, जैसा ये पर्टिकुलर कॉमन चीज आपको मिलेगी, ये दैट द मैरिज वाज सोमलाइज्ड विदाउट डाउरी। ये मैंने फैक्ट बताया कि दहेज के बिना शादी हुई थी। दैट द, कहने का मतलब, अब हिंदी में इसको क्या लिखते हैं, यह की मोटे तौर पे समझते जाइए। ये आपका फैक्ट हो गया। अब फैक्ट के बाद पिटीशन और किस बेस पे आएगी, आइए। अब फैक्ट लिखने के बाद जितने फैक्ट्स हैं उसके बाद स्टैट्यूटरी पैराग्राफ होते हैं। देखिए स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं, पैराग्राफ्स है ना, ये नो अदर पिटीशन पेंडिंग्स, ये हर में होगा। ये आप लिखेंगे डाइवोर्स के केस में
कोलूजन वाला पैरा, नो अननेसेसरी डिले, कोई डिले नहीं है, एक्सप्लेन करेंगे इसको। रेजिडेंस पिटिशनर्स के मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन भी लिखेंगे, कोर्ट फी को लिखेंगे, ये स्टैट्यूट लिमिटेशंस को लिखेंगे, फाइलिंग फॉर डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे, वेरिफिकेशन एंड एफिडेविट्स लिखेंगे। कहने का तात्पर्य है ये स्टैट्यूटरी पैराग्राफ है जो कि इन केसेस में लिखे जाते हैं। हर केस का अपना स्टैट्यूटरी पैराग्राफ होता है, बेल पिटिशंस की स्टैट्यूटरी पैराग्राफ होते हैं, उस तरीके का हर एक पिटिशंस का अपना अपना स्टैट्यूटरी पैराग्राफ है। इसको जानना ही जरूरी है। फैक्ट तो आप लिख लेंगे, हर केस का अपना फैक्ट होता है, हर केस में अलग अलग फैक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं ये कॉमन पैराग्राफ है, ये जानना इसके ऑब्जेक्ट है। इसका क्या ऑब्जेक्ट है भाई? नो अदर पिटिशन पेंडिंग, ये 711 वाला में आ जाएगा। अगर पेंडिंग है तो खारिज। एक आदमी के विरुद्ध दो वाद एक ही विषय पर नहीं चलाए जा सकते, क्रिमिनल हो या सिविल, ये कॉन्सेप्ट है 300 सीआरपीसी में जो था। कहने का मतलब है आर्टिकल 20(3) में है और 2 में हो, मैं करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूंगा तो। 20 के सब क्लासेज में है आर्टिकल 20 में कि एक ही पिटिशन एक ही आदमी के विरुद्ध एक ही सिमिलर केसेस वो नहीं लाया जा सकता है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये स्टैट्यूटरी पैराग्राफ का ये पहला जो लिखा गया है ये इसका ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हैं? इसका ऑब्जेक्ट है। तो हर स्टैट्यूटरी पैराग्राफ का अपना एक ऑब्जेक्ट है। कोलोजन वाला है, ये देखिए, प्रेजेंट पिटिशन इज नॉट फाइल इन द कोलोजन विद द रिस्पोंडेंट एंड द इंस्टीट्यूट, ये डाइवोर्स के केस में लिखा जाता है कोलोजन वाली चीजें, ठीक है। अब ये कोलोजन वाला अननेसेसरी डिले, मतलब कोई डिले नहीं है, ये भी आप मूलतः समझ सकते हैं कि जो रीजनेबल टाइम्स होना चाहिए उसमें सूट हमने लाया है। ये नहीं कि इस साल हमसे क्या कहते हैं, इस साल हमें चोट लगी और लाग रहा है 5 साल बाद, तो वो डिले वाला एक्सप्लेन करना पड़ता है, वो अपील के केसेस में होती है। लेकिन इसमें जो है एक अननेसेसरी लिख देते हैं। ये स्टैट्यूटरी रेजिडेंस, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनका रेजिडेंस का लोकस से क्या मतलब है भाई? कुछ पिटीशंस ऐसी होती हैं जिनका लोकस ही क्रिएट होता है। किसी जुरिडिक्शन कैसे क्रिएट होता है? जुरिडिक्शंस कैसे क्रिएट होता है? जुरिडिक्शंस उसी से क्रिएट होता है अगर रेजिडेंस क्लियर हो, तभी उस कोर्ट के, हर कोर्ट का एक जुरिडिक्शन है और उस कोर्ट के जुरिडिक्शंस में ही ये आते हैं। वो कैसे डिसाइड होगा? तो कोर्ट की एक लिमिटेशन है कि ये तहसील, ये थाना, ये पुलिस स्टेशन, ये डिस्ट्रिक्ट का एक लिमिटेशन है कि इनका दायरा ये है, इसी दायरे में ये काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि जौनपुर वाली केस प्रतापगढ़ में लड़ी जाएगी, नहीं। जौनपुर वाली प्रतापगढ़ में कब बनेगी? जब उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस हो कि ये केस यहां फाइल हो सकती है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है तो सेम रेजिडेंस पे सेम जगह ही केस फाइल हो सकती है, सेम ऑकरेंस के लिए। मतलब कहने का मतलब है कि अगर इलाहाबाद में, प्रयागराज में, या फिर ये कह लीजिए जबलपुर में कोई घटना होती है तो जबलपुर में ही रिपोर्ट्स होगी, उसको अनदर जगह रिपोर्ट्स नहीं किया जा सकता। तो ये चीजें ये है। मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन क्या है? ये जुरिडिक्शंस के बारे में हो गया। मेंटेनेबिलिटी क्या है? कैसे मेंटेनेबल है? उस कोर्ट्स में, उस लॉ में क्या, कौन सा लॉ जो है प्रिवेल कर रहा है जो इस सूट्स को लाने के लिए मेंटेनेबिलिटी के क्वेश्चंस को रेज होने पर उस चीज को प्रोड्यूस करता है, मेंटेनेबल बनाता है। तो मेंटेनेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करता है, करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है मेंटेनेबिलिटी को? देखिए भाई, मेंटेनेबल है किस सेक्शंस में, डाइवोर्स किस सेक्शंस में ला सकते हैं? तो कहने का मतलब है डाइवोर्स ला सकते हैं 13 किस एक्ट के? 1915 में। 1955 के हिंदू कोड में, HMA में सेक्शन 13 में डाइवोर्स का प्रोविजन है। अब उसमें अलग अलग क्लासेस हैं, किस क्लास में लाना है ये स्पेसिफिक वर्जन भी होना चाहिए। इस पिटीशन में नहीं लिखा गया है, लिखना चाहिए था, ये जरूरी है। कोर्ट फीस उस पिटीशन को लाने के लिए कितनी है, इस चीज को भी एक्सप्लेन करना है। हर सूट्स के अपने कोर्ट फीस होते हैं, जैसे डाइवोर्स के 37 रुपए 50 पैसा, स्टेट वाइज है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। लिमिटेशंस, अब कोई लिमिटेशन बार्ड कर रही है, लिमिटेशन कोई बार्ड कर रही है तो अगर उस लिमिटेशन बार्ड कर रही है तो उसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो लिमिटेशन क्यों अलाउ हो। नो बार्ड है तो फिर उसको एक्सप्लेन करिए। कोई है, अब जैसे फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दैट द ऑल रेलेवेंट नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैव बीन फाइल्ड अलोंग विद द पिटीशंस, डॉक्यूमेंट जो हमने फाइल किया जो वास्तविक जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे आधार कार्ड, उनका पोस्टल एड्रेस,
सूट से रिलेटेड कोई एविडेंस जो प्राइमरली चाहिए एडमिशन के लिए, वो चीजें आपने फाइल कर दी है। वेरिफिकेशन और एफिडेविट वाला सपोर्टिंग पार्ट उसको लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, उसको भी एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो कुछ स्टैट्यूटरी पैराग्राफ हैं जो हर पिटीशंस में अपने आप को मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद से ग्राउंड्स आते हैं। ग्राउंड्स क्या होते हैं? ग्राउंड्स में कुछ फैक्ट्स के आधार पे होते हैं जो लीगली अप्रिशिएट कर किए जाते हैं। जैसे देखिए इसमें 13 वाला ग्राउंड्स है ना, क्रूएलिटी का, फिर ये है, फिर आगे चलिए, ये जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जो हैं उसके अनुसार भी ग्राउंड्स बन रहे हैं। तो आप चाहें तो ये ग्राउंड्स हो गए, ये ग्राउंड्स हो गए आपके ए बी करके ग्राउंड्स हो गए। 2 ग्राउंड्स मैंने दिया है इस पिटिशंस में, सेपरेशंस को लेकर और इमोशनल नेग्लेक्ट एंड, मतलब कुल मिला के क्रूएलिटी का एक ग्राउंड लिया गया है और सेपरेशन वाला ग्राउंड लिया गया है। और ये जो कुछ हमने उसके बाद थर्ड पार्ट जो अगर हम कुछ लिखना चाहें, ये नेसेसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको है तो लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। आपके पास कोई जुडिशियल प्रेसिडेंट है, लाइक केसेस हैव बीन डिसाइड बाय द कोर्ट्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स, तो उसको मेंशन आप कर सकते हैं आप पिटिशंस में। अलोंग विद द पिटिशन उस जजमेंट को फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा जब आप उस पिटिशन के साथ लिख रहे हैं। तो ये आपका जुडिशियल प्रेसिडेंट भी लिख सकते हैं। दैट आफ्टर, ग्राउंड्स के बाद आप प्रेयर भी कर सकते हैं अगर आपके पास जुडिशियल प्रेसिडेंट नहीं है, तो ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, ठीक है। इससे आपको मिलता है दैट प्रेयर होता है। प्रेयर का भी एक मोटिव होता है, कैसे करेंगे भाई, तो प्रेयर में क्या क्या चीजें हमको मांगनी है उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद से वेरिफिकेशन पार्ट्स होता है। वेरिफिकेशन पार्ट्स में ये लिखे जाते हैं, वेरिफिकेशन पार्ट्स होता है। वेरिफिकेशन पार्ट्स में वेरिफिकेशन पार्ट्स होता है, तो वेरीफाइड करना पड़ता है, पिटीशन का नाम है, वो चीजें लिखनी पड़ती हैं ये। और उसके बाद से अपना एडवोकेट साइन बनाता है, अपना डिटेल फिलअप करता है, और डिटेल फिलअप करने के बाद उसके एक डिटेल्स पूरा डिटेल होता है, कौन सा चैम्बर है, क्या है, सब चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ता है जिस कोर्ट्स में आप बैठ रहे हैं। उसके बाद से पिटीशंस के साथ एक होता है एफिडेविट जाना जरूरी है, किसके सपोर्ट में, इन द लाइट ऑफ, उसको क्या कहते हैं, ये देखिए अंडर सेक्शन 95 एफिडेविट पार्ट्स बनता है। एफिडेविट एफिडेविट बनेगा, ठीक है। एफिडेविट में उनका नाम, व्यवस्था सब लिखा रहेगा, है ना, कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। एफिडेविट लिखना मैं सिखाऊंगा आगे, तो एफिडेविट से सपोर्टिव ये रहेगा। तो ये एक मोटा मोटी पिटीशन ड्राफ्ट करने की तरीका है जो आपको समझाया गया। डिटेल जानने के लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं।